कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे दिमाग में ना एक रेडियो स्टेशन 24 घंटे चल रहा है और उसका वॉल्यूम कंट्रोल वो हमारे हाथ में है ही नहीं। सुबह आँख खुलते ही कल की चिंता का गाना शुरू, दिन में काम के बीच में पुरानी गलतियों के विज्ञापन, और रात में तो प्राइम टाइम शो। हाँ, रात में भविष्य के डर का प्राइम टाइम शो। बिल्कुल। तो अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है तो आज की हमारी बातचीत बिल्कुल इसी के बारे में है। हमारे पास डिटॉक्स योर माइंड नाम की किताब का सार है जो एक तरह से इस अनचाहे रेडियो स्टेशन को बंद करने का यूजर मैनुअल है। तो मिशन ये है कि हम किताबी बातों से थोड़ा आगे बढ़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे दिमाग में ये शोर आता कहाँ से है, ये कैसे हमारी एनर्जी सोख लेता है, और सबसे जरूरी इसे शांत करने के लिए असल में किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा। सोचिए, हम अपने फोन से जंक फाइल्स डिलीट करते हैं, घर की सफाई करते हैं, लेकिन उस दिमाग की सफाई का क्या जो हमारी पूरी जिंदगी चला रहा है? सही बात है, वो तो हम भूल ही जाते हैं। ये दिमागी सफाई हमारे मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम को डीफ्रैग करने जैसा है। वक्त के साथ इतनी जंक फाइल्स जमा हो जाती हैं कि सिस्टम स्लो हो जाता है, हैंग होने लगता है। आज हम इसी सिस्टम को कह सकते हैं रीबूट करने के तरीके ढूंढेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ये जो जहरीला दिमाग या टॉक्सिक माइंड शब्द है, सुनने में बड़ा ड्रामेटिक लगता है। सो उसका असल में इससे क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए एक फैंसी शब्द है या कुछ और है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से सारी बात शुरू होती है। सोर्स के मुताबिक ये जो जहर है ना, ये कोई एक दिन में नहीं बनता। अच्छा। ये तो धीरे धीरे जमा होता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे दीवारों पर सीलन आती है, हमें पता भी नहीं चलता और वो अंदर से पूरी नींव को कमजोर कर देती है। तो ये जहर है क्या असल में? ये है वो अधूरी बातें, वो पुराने ताने जो किसी ने मारे थे, वो नाकामी का डर, वो जलन जो हम दूसरों की सफलता देखकर महसूस करते हैं। ये सब मिलकर दिमाग में एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां पॉजिटिव सोच के लिए जगह ही नहीं बचती। और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया इस पे पेट्रोल डालने का काम कर रहा है ना। अरे बिल्कुल। हर स्क्रॉल पर किसी और की परफेक्ट वेकेशन, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट रिलेशनशिप। दिमाग को लगातार ये सिग्नल मिलता है कि तुम काफी नहीं हो। बिल्कुल। सोशल मीडिया ने तो तुलना करने की आदत को एक महामारी बना दिया है। लेकिन यहाँ 100 से एक बहुत ही मुश्किल पर सबसे जरूरी कदम उठाने को कहता है। वो क्या है? वो कहता है कि जब तक हम अपनी मानसिक हालत के लिए दूसरों को, हालात को या सोशल मीडिया को दोष देते रहेंगे, तब तक हम असहाय महसूस करते रहेंगे। पहला कदम है जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी लेना? हाँ, ये मानना कि मेरे दिमाग का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। जिस पल हम ये जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसी पल कंट्रोल वापस आना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब बाहर उंगली दिखाने की जगह खुद के अंदर झांकना। एग्जैक्टली। चलिए इस जहर के खास हिस्से की बात करते हैं, जो शायद हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन है, नकारात्मक सोच। सोर्स में इसके लिए कमाल का फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, बिना सलाखों की जेल। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, और ये जेल और भी खतरनाक है क्योंकि इससे हमारा दिमाग ही हमारी सुरक्षा के लिए बनाता है। सुरक्षा के लिए? वो कैसे? ये एक पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दिमाग का काम है हमें खतरे से बचाना। तो वो कहता है, देखो, ज्यादा उम्मीद मत करो वरना दिल टूटेगा। नया काम शुरू मत करो, कहीं फेल हो गए तो। अच्छा। ये आवाज हमें सुरक्षा का एक झूठा एहसास देती है, लेकिन असल में ये हमारे पंख काट रही होती है। तो फिर इस जेल से बाहर कैसे निकला जाए? क्या इस आवाज से लड़ना? लड़ना नहीं, सवाल करना है। ये सोर्स का सबसे पावरफुल आइडिया है। सवाल करना? हाँ, जैसे ही दिमाग में वो आवाज आए, मुझसे नहीं होगा, उससे लड़ने की बजाय शांति से पूछो, क्या ये बात 100% सच है या ये सिर्फ मेरा डर है जो बोल रहा है? आप पाएंगे कि 99% बार ये हकीकत नहीं बल्कि पुराने अनुभवों या सुनी सुलाई बातों की एक परछाई होती है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग सच और एक मजबूत यकीन में फर्क नहीं कर पाता। वो बस कमांड को प्रोसेस करता है। तो जब हम बार बार खुद को कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग उसे एक सच्चाई मानकर काम करने लगता है। और मुझे लगता है कि यही नकारात्मक सोच का पैटर्न जब एक लूप में फंस जाता है तो वो ओवरथिंकिंग को जन्म देता है ना? बिल्कुल। मुझे हमेशा लगता था कि जो इंसान ज्यादा सोचता है वो बहुत होशियार और गहरा होता है, पर किताब इसे दिमाग की मैराथन कहती है, जो बिना हिले डुले ही शरीर को पूरी तरह थका देती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ज्यादा सोचना और गहरा सोचना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। गहरा सोचना समाधान की तरफ ले जाता है। ओवरथिंकिंग हमें एक ही सवाल के चारों ओर गोल गोल घुमाती है, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। एनालिसिस पैरालिसिस? हाँ,
मतलब हम इतने विकल्प सोच लेते हैं कि कोई भी एक कदम उठाना नामुमकिन लगने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा सोचने से बेहतर फैसले नहीं होते। ये तो हमारी पूरी धारणा के खिलाफ है। सच तो यह है कि ज्यादा सोचने से फैसला लेने की हमारी जो मानसिक शक्ति है वो ही खत्म हो जाती है। अरे वाह। सोर्स की एक बहुत गहरी लाइन है, दिमाग को हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, उसे दिशा चाहिए। दिशा चाहिए। हाँ, इसे एक जीपीएस की तरह समझिए। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस आपको पूरी यात्रा एक बार में नहीं दिखाता, वो बस कहता है 200 मीटर बाद दाईं मोड़े। सही है। ओवरथिंकर पूरी यात्रा का नक्शा एक साथ देखना चाहता है और इसी चक्कर में गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर पाता। हमें बस अगला कदम साफ दिखना चाहिए, पूरी मंजिल नहीं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है और ओवरथिंकिंग के साथ ही जुड़ा है डर, खासकर फेल होने का डर और खुद पर शक। सोर्स कहता है कि ये डर बाहर की किसी चीज से नहीं बल्कि अंदर की यादों से आता है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? जरूर। सोचिए, एक बच्चा आग के पास जाता है और उसका हाथ जल जाता है। अब वो आग से डरेगा, ये एक जरूरी बचाने वाला डर है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी बच्चे को बचपन में स्टेज पर पोएम बोलते हुए मजाक उड़ाया गया हो तो वो बड़ा होकर भी पब्लिक स्पीकिंग से डरेगा। ये दूसरा डर असली नहीं है, ये बस एक याद का नतीजा है। एग्जैक्टली। सोर्स इसी मनोवैज्ञानिक डर की बात कर रहा है, जजमेंट का डर, रिजेक्शन का डर। और इसका सबसे करीबी साथी है खुद पर शक, जब हमें अपनी ही काबिलियत पर भरोसा नहीं होता। बिल्कुल। और जब खुद पर भरोसा नहीं होता तो हम दूसरों से कंफर्मेशन मांगते फिरते हैं, क्या मुझे ये करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ये तो बहुत होता है। 10 लोगों से सलाह लेते हैं लेकिन फिर भी बेचैन रहते हैं। क्यों? क्योंकि समस्या सलाह की नहीं, अंदरूनी भरोसे की कमी की है। जब तक हम खुद को कमजोर मानते रहेंगे, दुनिया की कोई भी तारीफ या सलाह हमें मजबूत महसूस नहीं करा सकती। और इसी शक और डर से जुड़ा है अतीत और भविष्य का बोझ। सोर्स में काश शब्द का जिक्र है, जिसे वो दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन कहता है। हाँ, काश मैंने ऐसा किया होता। हाँ। काश वैसा ना हुआ होता। ये बातें दिमाग को कितना थका देती हैं। बहुत ज्यादा। सोर्स कहता है कि अतीत को एक रियर व्यू मिरर की तरह इस्तेमाल करो, सीखने के लिए देखो, उसमें बसने के लिए नहीं। और भविष्य को एक विंडशील्ड की तरह देखो, तैयारी के लिए देखो, उसे लेकर घबराने के लिए नहीं। गाड़ी तो अभी में ही चलानी है ना? सही बात है। हम या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। इस चक्कर में जो पल हमारे हाथ में है अभी, वो निकल जाता है। जो इंसान अपने आज को संभाल लेता है, उसका कल अपने आप बेहतर होने लगता है। ठीक है, तो हमने समस्या की जड़ें बहुत गहराई से समझ ली। अब सबसे बड़ा सवाल, इस कचरे को साफ कैसे करें, कहां से शुरू करें? बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर असल जिंदगी में इन्हें लागू कैसे करें? देखिए, सोर्स का नजरिया इस मामले में बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहता है कि अपनी सोच को जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या करें? इसके बजाय अपनी आदतें बदलो, सोच अपने आप बदल जाएगी। और पहली और सबसे जरूरी आदत है इनपुट कंट्रोल। इनपुट कंट्रोल मतलब हम अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं उस पर ध्यान देना। एग्जैक्टली। जैसे हम सेहत के लिए जंक फूड खाना कम करते हैं, वैसे ही दिमागी सेहत के लिए मेंटल जंक फूड कम करना होगा। मेंटल जंक फूड, ये क्या है? ये है हर राजनीतिक बहस में कूदना, बेवजह की गॉसिप सुनना, दिन भर नेगेटिव न्यूज़ देखना, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर रिएक्ट करना। इन सब पर ब्रेक लगाना होगा। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बात पर अपनी राय बनाना भी जरूरी नहीं है। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर आज की कनेक्टेड दुनिया में करना बहुत मुश्किल है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो। वो बहुत बड़ा फैक्टर है। लगता है कि अगर हम हर चीज पर नजर नहीं रखेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। ये बिल्कुल सच है और ये मुश्किल है। इसीलिए सोच दूसरा कदम बताता है, खामोशी से दोस्ती करना। खामोशी से दोस्ती? हाँ, रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना किसी किताब के बस चुपचाप बैठना। शुरू में दिमाग पागलों की तरह भागेगा, 1000 ख्याल आएंगे, बेचैनी होगी, और यही इस बात का सबूत है कि दिमाग को डिटॉक्स की कितनी जरूरत है। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे दिमाग को शांत होना सिखाती है। और तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम है ख्यालों को परखना, या कह सकते हैं ऑब्जर्व योर थॉट्स। इसका मतलब है कि हर ख्याल पर यकीन करना छोड़ देना। अच्छा। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए, जैसे मैं किसी काम का नहीं, तो उसे दबाने या उससे लड़ने की बजाय उसे बस एक दर्शक की तरह देखो। एक दर्शक की तरह? हाँ,
सोचो, ओह देखो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया है। उसे एक बादल की तरह देखो जो आसमान में आया और थोड़ी देर में चला जाएगा। तुम वो बादल नहीं हो, तुम वो पूरा आसमान हो जिसके अंदर ये ख्याल आ जा रहे हैं। वाह। ये छोटा सा बदलाव ख्यालों की ताकत को खत्म कर देता है। तो ये सब आदतें अपनाने के बाद जिंदगी कैसी दिखती है? क्या सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और सब कुछ परफेक्ट हो जाता है? समस्याएं खत्म नहीं होती, और यही सबसे बड़ा सच है। जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। फर्क ये पड़ता है कि अब समस्याएं आपको कंट्रोल नहीं करती, आप उन्हें मैनेज करते हैं। मतलब नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल। पहले जहां एक छोटी सी आलोचना पूरा दिन खराब कर देती थी, अब वही आलोचना सोचने का एक मौका देती है। पहले जहां ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा आता था, अब शायद गहरी सांस लेने का एक पल मिल जाता है। रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आ जाता है। एग्जैक्टली। और ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। और ये एक दिन का काम नहीं है, है ना? ये एक रोज की आदत है। बिल्कुल। जैसे रोज ब्रश करते हैं, वैसे ही रोज मेंटल हाइजीन की जरूरत है। सोर्स में एक आसान तरीका बताया गया है। क्या है वो? सुबह उठकर 2 मिनट बस अपनी सांसों पर ध्यान दें और खुद को याद दिलाएं कि आज एक नया दिन है। और रात को सोने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछें, आज मैंने अपने दिमाग को हल्का करने के लिए क्या किया? ये छोटी सी आदत धीरे धीरे बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इस पूरी प्रक्रिया का जो आखिरी पड़ाव सोर्स में बताया गया है, वो मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। खुद से दोस्ती करना। हम अक्सर दूसरों के लिए तो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पर खुद के सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े क्रिटिक बने रहते हैं। आपने बहुत गहरी बात कही है। दिमागी डिटॉक्स का असली मकसद सिर्फ नेगेटिविटी हटाना नहीं, बल्कि खुद के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाना है। अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसवा बंद करना, खुद को माफ करना सीखना, ये समझना कि हम इंसान हैं और गलतियां करना इस सफर का हिस्सा है। सही बात है। जिस दिन कोई इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख जाता है, उस दिन दुनिया की राय का वजन अपने आप कम हो जाता है। यही असली आजादी है ना? जब हमें खुश रहने के लिए दूसरों के अप्रूवल की जरूरत ना पड़े। हाँ, असली आजादी यही है, अपने ख्यालों और दूसरों की उम्मीदों की गुलामी से बाहर निकलना। और इसी आजादी से वो असली शक्ति आती है जिसके बारे में सोर्स बात करता है। ये शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने में या चिल्लाने में नहीं है। तो फिर ये असली शक्ति है क्या? ये शक्ति है शांति में, ठहराव में। जब बाहर चाहे कितना भी शोर हो, आपके अंदर एक शांत कोना होता है जहां आप सुकून से बैठ सकते हैं। ये शक्ति है अपने अंदर के कंपास पर भरोसा करने की, न कि उस गूगल मैप्स पर जो हर कोई आपको दिखा रहा है। साफ दिमाग वाला इंसान बाहरी कंट्रोल से मुक्त हो जाता है। मतलब वो अपनी जिंदगी के फैसले डर या दिखावे के आधार पर नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज के आधार पर लेता है। और अंत में जो इंसान अपना दिमाग जीत लेता है, वो अपनी दुनिया जीत लेता है। ये सफर यहीं से शुरू होता है। आज की इस पूरी बातचीत का सार अगर एक लाइन में कहना हो तो मेरे लिए वो ये है कि दिमागी सफाई कोई एक महीने का कोर्स या एक बार का इवेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक लाइफस्टाइल है। जैसे हम रोज नहाकर शरीर को साफ रखते हैं, वैसे ही रोज कुछ पल निकालकर दिमाग के शोर को भी साफ करना है। ये कोई बोझिल काम नहीं, बल्कि खुद को हर दिन हल्का और मजबूत महसूस कराने का एक तरीका है। और हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। खुशी बाहर से नहीं आती, शांति अंदर से निकलती है। और जब अंदर शांति होती है, तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद सही लगने लगती है, चाहे हालात कैसे भी हों। इस चर्चा को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। ये सब जानने के बाद अगर आज से ही अपने दिमाग के इस शोर को कम करने के लिए सिर्फ एक बिल्कुल छोटा सा बदलाव करना हो, तो वो पहली और सबसे छोटी आदत क्या होगी जिसे तुरंत शुरू किया जा सकता है? बस एक चीज जिसे आज रात सोने से पहले या कल सुबह उठते ही किया जा सके।